हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज के एपिसोड की शुरुआत एक कहानी के साथ। शायद आपने भी ये कहानी सुनी हो। काफ़ी पहले की बात है, अमेरिका के गांव में निमोनिया पेंडेमिक की तरह फैल गया। इसी बीमारी की वजह से जॉन्सी नाम की एक गरीब लड़की भी बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने सभी कोशिशें कर ली, लेकिन जॉन्सी ठीक नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉन्सी पर मेडिसिन का असर क्यों नहीं दिख रहा है। दरअसल जॉन्सी की खिड़की के बाहर एक पेड़ था और धीरे धीरे उसकी सारी पत्तियां गिर रही थी। इसे देखकर जॉन्सी के दिमाग में थॉट बैठ गया कि जिस दिन इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी वो भी मर जाएगी। इसलिए हर दिन पेड़ से पत्ती गिरने के बाद उसकी कंडीशन और बिगड़ जाती। अब वहाँ एक पेंटर रहता था जो अब तक अपनी जिंदगी की सबसे इनक्रेडिबल पेंटिंग बनाने के बारे में सोच रहा था। जब उसे जॉन्सी की कंडीशन के बारे में पता चला तो उसने पेड़ पर एक पत्ती पेंट कर दी ताकि सारी पत्तियां गिरने के बावजूद जॉन्सी को ठीक होने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। हुआ भी ऐसा ही। जॉन्सी हर दिन उस लीफ को देखती और उसे ठीक होने की उम्मीद मिल जाती। धीरे धीरे जॉन्सी ठीक हो गई और उस पेंटर के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे अद्भुत पेंटिंग बन गई। शायद कई बार बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए किसी की दी एक होप हमारे लिए लाइफ बन जाती है। ऐसी ही एक होप पूरी इंसानियत को दी 19वीं सेंचुरी में आई दुनिया की सबसे पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नाइटिंगेल वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके नाम पर आज भी नर्सेस ओथ लेती हैं। नाइटिंगेल की वजह से दुनिया की नहीं बल्कि इंडिया की हेल्थ कंडीशंस बेहतर करने में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अचीवमेंट्स के लिए उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। ये अजीब सा नाम उन्हें क्यों दिया गया और क्यों हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, आज बात इसी पर। फ्लोरेंस के पेरेंट्स इंग्लैंड के काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए 1818 में शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो हनीमून के लिए पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे। दुनिया के कई देश घूमने के बाद वो इटली पहुंचे। इटली उन्हें काफ़ी पसंद आया तो वहीं कुछ वक्त के लिए रुक गए। इटली में ही उनकी पहली बेटी पैदा हुई तो उन्होंने नाम रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की। वो उस वक्त इटली के नेपल्स सिटी में थे। उन्होंने बेटी का नाम रख दिया नेपल्स। फिर एक और बेटी हुई और इस बार भी उन्होंने नाम रखने के लिए ज़्यादा नहीं सोचा। इस बार वो इटली के फ्लोरेंस शहर में थे तो उन्होंने इस बेटी का नाम रख दिया फ्लोरेंस। अब दो बेटी पैदा होने के बाद 1821 में फ्लोरेंस के पेरेंट वापस इंग्लैंड आ गए। अब फ्लोरेंस जिस सेंचुरी में पैदा हुई थी तब फॉर्मल स्कूल एजुकेशन काफ़ी लिमिटेड थी क्योंकि अभी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन का आइडिया शुरू ही हो रहा था। लेकिन फ्लोरेंस के फादर अपनी बेटियों को एजुकेशन देना चाहते थे, इसीलिए फ्लोरेंस के फादर ने डिसाइड किया कि वो अपनी दोनों बेटियों को खुद पढ़ाएंगे। तो अपनी बेटियों को हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, ग्रीक, मैथमेटिक्स सब पढ़ाने लगे। फ्लोरेंस को भी पढ़ने में मजा आता था। मैथमेटिक्स में वो काफ़ी अच्छी निकली। लैंग्वेज स्किल्स भी उनकी अच्छी थी। छोटी उम्र में ही फ्लोरेंस ने ग्रीक, इटालियन, लैटिन और फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस में लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिया। 9 साल की उम्र से फ्लोरेंस एक डायरी रखने लगी। वो इस डायरी में बीमारियों के बारे में नोट करती। जब भी घर में या फिर रिश्तेदारों में कोई भी बीमार पड़ता तो फ्लोरेंस अपनी डायरी में लिख लेती कि कैसे बीमार पड़ी, क्या सिम्टम्स थे, कैसे इलाज किया गया, किस तरह की दवाई दी गई। यहाँ तक कि अगर कभी वो खुद भी बीमार पड़ती तो ध्यान रखती कि क्या सिम्टम्स थे और कितने दिन में ठीक हुई। ठीक होने का पूरा प्रोसीजर अपनी डायरी में नोट कर लेती। फ्लोरेंस को बचपन से एक और शौक था, दूसरों की मदद करना, उनकी सेवा करना। हालांकि उनकी माँ और उनके बीच इसे लेकर अक्सर नाराजगी रहती। फ्लोरेंस की मदर एक सोशलाइट थी, सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज में जाया करती थी। लेकिन फ्लोरेंस सोशल गैदरिंग में ऑकवर्ड फील करती। वो घर के पास गांव में लोगों की बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने चली जाती, जिस पर उन्हें काफ़ी डांट भी पड़ती। फ्लोरेंस जब 17 साल की थी तो उन्होंने पहली बार अपने पेरेंट्स से नर्स बनने का ड्रीम शेयर किया। फ्लोरेंस का ये ड्रीम उनके पेरेंट्स के लिए सोसाइटी में बदनामी जैसा था। पेरेंट्स को लगा कि वो एक अमीर फैमिली से हैं, सोसाइटी की हाई क्लास और अमीर घर की लड़की गरीब और बीमारों की सेवा करेगी, ये तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं। और उस वक्त के हॉस्पिटल्स भी आज से काफ़ी अलग हुआ करते थे। उस वक्त हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जहाँ गरीबों का इलाज होता था, क्योंकि उस वक्त अमीर लोगों के लिए डॉक्टर्स घर पर आया करते थे। वक्त बीतता गया और फ्लोरेंस नर्स बनने की अपनी कोशिशों में लगी रही। इस बीच फ्लोरेंस अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ दुनिया की कई जगहों पर गई और जहां भी जाती वो वहां के हॉस्पिटल्स में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती। एक बार फ्लोरेंस अपने रिलेटिव्स के साथ जर्मनी की एक सिटी में पहुंची। यहाँ एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट था और वो जिन रिलेटिव्स के साथ आई थी उन्होंने ये सोचकर फ्लोरेंस की ट्रेनिंग लेने में मदद कर दी कि कुछ दिन का फितूर है, शायद ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप उतर जाएगा। अब यहाँ एक्चुअल कोर्स 2 साल का था, लेकिन फ्लोरेंस के पास उस वक्त कुछ महीने थे।
इसलिए फ्लोरेंस यहाँ सिर्फ 4 महीने की ही ट्रेनिंग ले सकी। फ्लोरेंस के लिए तो ये उनके ड्रीम्स के पूरे होना जैसा था। ये कोर्स करने के बाद फ्लोरेंस वापस इंग्लैंड गई और अब उन्हें अपने ड्रीम्स को लेकर शायद और क्लैरिटी आ गई। वापस आकर उन्होंने 9 साल की कोर्टशिप के बाद अपने फियांसे रिचर्ड मॉन्कटन मिल्स के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। रिचर्ड एक इंग्लिश पोएट और पॉलिटिशियन थे। फ्लोरेंस ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि शायद उनके नर्स बनने की काबिलियत के बीच ये एक इंटरफेरेंस है। इस बीच फ्लोरेंस लगातार ट्रैवल करती रहीं। वो 1847 में रोम में ब्रिटिश स्टेटमैन सिडनी हर्बर्ट से मिली, जो उस वक्त अपने हनीमून के लिए वहां घूमने आए थे। फ्लोरेंस और सिडनी अच्छे दोस्त बन गए और ये दोस्ती लाइफ लॉन्ग रही। सिडनी हर्बर्ट ने फ्लोरेंस के सपने को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे किया वो आगे डिस्क्राइब किया है। खैर, फ्लोरेंस के पेरेंट्स को अभी ये समझ आ गया था कि वो नर्स बनने की अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली हैं। उनके फादर ने उन्हें नर्स की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए सपोर्ट भी किया, लेकिन फ्लोरेंस का मानना था कि वो अभी भी इसके लिए रेडी नहीं है, उन्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। और फ्लोरेंस को यह मौका मिला लंदन में। दरअसल लंदन में एक नया चैरिटेबल हॉस्पिटल खुला था। इसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ सिक जेंटल वुमेन। दरअसल ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए नहीं था, ये उन औरतों के लिए था जो एजुकेटेड थी, हाई क्लास सोसाइटी से थी, टीचर्स थी या फिर गवर्नेंस थी, पर उनके केयर करने के लिए कोई नहीं था। फ्लोरेंस का काम इतना इंप्रेसिव था कि 1 साल में ही उन्हें हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। फ्लोरेंस ने यहाँ काम के दौरान सब कुछ सीखा कि डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, सर्जरी कैसे की जाती है और पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखना है। फ्लोरेंस ने कुछ वक्त काम करने के बाद यहाँ से नौकरी छोड़ दी। नर्स के तौर पर इंसानियत के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आया क्रीमी वॉर के दौरान। इस वॉर के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया के लिए मिसाल बन गई और उन्हें नाम दिया गया लेडी विद द लैम्प। दरअसल क्रीमी वॉर हुई थी 1853 में रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच। इस जंग में ऑटोमन एम्पायर के साथ फ्रांस, ब्रिटेन और टर्की भी शामिल थे। करीब 2.5 साल तक चली इस वॉर में 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। उस वक्त न्यूज़पेपर्स में लगातार वॉर की अपडेट्स आ रही थी। अब फ्लोरेंस उस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल की कंडीशंस के बारे में सोचकर परेशान थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इस वॉर में वो सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगी। उन्होंने अपने दोस्त सिडनी हर्बर्ट, वही सिडनी हर्बर्ट जो उन्हें रोम में मिले थे और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए थे, वो वॉर के सेक्रेटरी थे। फ्लोरेंस ने उन्हें लेटर लिखा और कहा कि वो नर्स की एक टीम लेकर वॉर फ्रंट पर जाना चाहती हैं। सिडनी हर्बर्ट फ्लोरेंस का टैलेंट जानते थे। उन्होंने फ्लोरेंस को ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने फ्लोरेंस को मिलिट्री की पूरी नर्सिंग यूनिट का हेड बना दिया। तो अब 38 नर्सेज और कुछ नन्स के साथ फ्लोरेंस पहुंची ब्लैक सी में मौजूद ब्रिटिश मिलिट्री कैंप में। पर उनके लिए ये अब बेहद मुश्किल काम था। फ्लोरेंस और उनकी टीम वहां की हॉरिबल कंडीशंस देखकर शॉक थी। आर्मी हॉस्पिटल की हालत फ्लोरेंस की सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। ज्यादातर पेशेंट्स के लिए बेड नहीं थे, तो वो जमीन पर पड़े थे। जो बेड थे भी वहां सफाई न होने की वजह से कीड़े हो गए थे। खाने पीने के सामान में चूहे घूम रहे थे। पूरी बिल्डिंग गंदगी से भरी थी, यहाँ तक कि पीने का पानी भी साफ नहीं था। हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए बेसिक सप्लाई जैसे बैंडेजेस, चोट साफ करने के लिए दवाई, कुछ भी ठीक से मौजूद नहीं था। जंग में घायल होने से ज्यादा इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से सोल्जर्स मर रहे थे। फ्लोरेंस जानती थी कि बिना सफाई के इलाज मुमकिन नहीं। हॉस्पिटल्स को साफ किए बिना सोल्जर्स को नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले पूरे हॉस्पिटल को क्लीन किया, पीने के साफ पानी का इंतजाम किया। कुछ लोगों को पेशेंट्स के लिए नए बेड बनाने के काम पर लगाया, तो कुछ लोगों ने किचन साफ करके खाना बनाने का काम संभाला। फ्लोरेंस काम को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट थी। अगर किसी ने सही काम नहीं किया तो वो नौकरी से भी निकाल देती थी। अब रात में फ्लोरेंस हाथ में लैंप लेकर राउंड पर निकलती और हर पेशेंट को खुद जाकर चेक करती। हॉस्पिटल के अंधेरे वार्ड में लेटे घायलों के लिए लैंप की रोशनी एक होप बन गई थी। लैंप की रोशनी जब उनके करीब आते हुए दिखती तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता कि फ्लोरेंस अगर मौजूद है तो सब ठीक हो जाएगा। फ्लोरेंस की इस मेहनत के बाद वॉर के दौरान डेथ रेट 42% से कम होकर 2% रह गया था। फ्लोरेंस की ये अचीवमेंट न्यूज़पेपर में भी छपने लगी और अब जंग से जुड़ी खबरों के बीच फ्लोरेंस भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। उम्मीद से जुड़ी यह खबर जंग के दौरान लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी और फिर उन्हें टाइटल दिया गया लेडी विद द लैम्प का। यहीं से फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमेशा के लिए उम्मीद का एक एहसास बनकर लेडी विद द लैम्प के नाम से फेमस हो गई। अब वो इंग्लैंड के लिए एक हीरो बन गई थी। फ्लोरेंस ने आर्मी हॉस्पिटल की हॉरिबल कंडीशंस पर 830 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की।
उनकी ये रिपोर्ट इतनी असरदार थी कि 1857 में रॉयल कमीशन फॉर द हेल्थ ऑफ द आर्मी बनाया गया। क्वीन विक्टोरिया ने फ्लोरेंस की इस मेहनत के लिए उन्हें अवार्ड दिया और प्राइज के तौर पर उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए गए। फ्लोरेंस ब्रिटेन के लिए अब एक इंस्पिरेशन थी। फ्लोरेंस ने डिसाइड किया कि वो इनाम में मिले पैसे का यूज नर्सेज के लिए ट्रेनिंग स्कूल बनाने में करेंगी और कुछ वक्त बाद 1807 में ब्रिटेन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल बनाया गया। नर्सिंग के जिस काम को पहले इज्जत नहीं दी जाती थी, वो काम आज कई विमेन के लिए इंस्पिरेशन बन गया था। अब अमीर गरीब हर क्लास से जुड़ी लड़कियां इस ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने लगी। लेकिन क्रीमिया वॉर के दौरान फ्लोरेंस को एक बीमारी हो गई थी, क्रीमियन फीवर। ये फीवर ठीक नहीं होता था और धीरे धीरे बॉडी को कमजोर करता जा रहा था। कुछ वक्त बाद फ्लोरेंस के लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। ना वो ठीक से बैठ पाती थी और ना ही चल पाती थी। सबको लगा कि फ्लोरेंस शायद ज्यादा नहीं जी पाएंगी, लेकिन फ्लोरेंस ने एक लंबी जिंदगी जी और 90 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। इस दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग, मेडिसिन से जुड़े कई सजेशंस दिए। ब्रिटेन में बदलाव लाने के बाद उनका नेक्स्ट मिशन बना इंडिया की सैनिटेशन कंडीशंस को इम्प्रूव करना। फ्लोरेंस ने इंडिया से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनके मुताबिक इंडियन हॉस्पिटल्स की कंडीशन काफी खराब थी। उन्होंने इंडिया की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की शुरुआत की इंडिया में रह रहे ब्रिटिश सोल्जर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करके। फ्लोरेंस अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से खुद कभी इंडिया नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने इंडिया पर जो स्टडी करके जानकारी हासिल की, उसे देखकर इंडिया में रह रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते थे। उन्होंने इंडिया की सैनिटरी कंडीशन के लिए रिपोर्ट लिखी और ब्रिटेन को प्रेशराइज किया कि वो इंडिया की हेल्थ कंडीशन पर काम करें। इसका नतीजा था कि जब 1863 में सर जॉन लॉरेंस को इंडिया का नया वाइसरॉय अपॉइंट किया गया, तो पहले वो फ्लोरेंस से एडवाइस लेने पहुंचे कि उन्हें इंडिया में क्या सैनिटरी रिफॉर्म्स करनी चाहिए। फ्लोरेंस ने लंदन में अपने नर्सिंग स्कूल में पढ़ने वाली नर्सेस को इंडिया भी भेजना शुरू किया। इनका काम था इंडिया की लड़कियों को प्रोफेशनल नर्स बनने की ट्रेनिंग देना। दिल्ली का सेंट स्टीफन हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल था जहां इंडियन विमेन को नर्स बनने की ऑफिशियल ट्रेनिंग दी गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने न सिर्फ नर्सिंग जैसे प्रोफेशन के इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया को बताई, बल्कि इस प्रोफेशन को इज्जत भी दिलाई। यही वजह है कि नर्सेज जिस ओथ को लेती हैं उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ओथ कहा जाता है। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। तो ये थी दुनिया की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ जानकारी। आप इससे जुड़े फैक्ट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।